मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित में अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 9 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 9 में दिया है A1/A2 B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो प्रश्न संख्या 9 का पहला भाग दिया है। 9 के पहले भाग में पहला समीकरण है 3x - 5y + 8 = 0 और दूसरी रेखा का समीकरण है 7x + 6y - 9 = 0। सर्वप्रथम हम A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 देख रहे हैं, यक्ष के गुणांकों का अनुपात। पहले समीकरण में यक्ष का गुणांक 3 है और दूसरे समीकरण में यक्ष का गुणांक 7 है। अब हम B1/B2 जो कि y के गुणांकों का अनुपात होता है, तो B1 देख रहे हैं -5 और B2 6 है, तो B1/B2 -5/6 प्राप्त होता है। क्योंकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब हमारा सेकंड पार्ट में दिया है। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड में देख रहे हैं दो रेखाओं में पहली रेखा का समीकरण 4x + 3y -7 = 0 और दूसरी रेखा का समीकरण है 12x + 9y बराबर 21 है। पक्षांतर कर लेंगे तो -21 = 0। अब इसमें भी हम A1/A2 यदि A1/A2 निकालेंगे, A1/A2 यक्ष के गुणांकों का अनुपात 4/12, सरल करते हैं 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 1/3 मिल जाएगा। फिर y के गुणांकों का अनुपात B1/B2 देख रहे हैं, पहले समीकरण में y का गुणांक 3 है, दूसरे समीकरण में 9 है, सरल करते हैं 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 1/3 मिल जाता है। अब हम अचर पद का अनुपात C1/C2 तो देख रहे हैं -7 बटे -21, माइनस कैंसिल कर दें, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21। इस प्रकार से देख रहे हैं तीनों मान 1/3 के बराबर प्राप्त होते हैं। क्योंकि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, इसलिए समीकरण युग्म समपाती हैं। इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं। अब इसके बाद थर्ड पार्ट दिया है। थर्ड पार्ट में देख रहे पहली रेखा का समीकरण है x - 2y + 5 = 0 और दूसरी रेखा है 8y - 4x + 20 = 0। इनमें यदि हम A1/A2 निकालें, A1/A2 x के गुणांकों का अनुपात, पहले समीकरण में x का गुणांक 1 है, दूसरे समीकरण में -4, तो इस प्रकार से -1/4 मिल जाता है। अब हम B1/B2 निकालेंगे। B1/B2 तो B1/B2 में आप देख रहे हैं y के गुणांकों का अनुपात, पहले समीकरण में -2, दूसरे समीकरण में देख रहे दूसरे समीकरण में y का गुणांक दिया है 8, सरल करेंगे 2 × 1 = 2,
2 चौको 8 माइनस 1/4। और यदि हम अचर पद का अनुपात निकालें तो देख रहे हैं अचर पद C1/C2, पहले समीकरण में अचर पद 5 है, दूसरे में 20 है, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 1/4। तो देख रहे हैं A1/A2 B1/B2 तो समान है, लेकिन C1/C2 समान नहीं है, क्योंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं। समीकरण युग्म समांतर हैं। इसके बाद दिया है प्रश्न संख्या 10 में। प्रश्न संख्या 10 में दिया है क्या रैखिक समीकरण युग्म 4x - 5y - 12 = 0 और 10y + 20 = 8x संगत असंगत हैं। तो हमको इन दिए हुए समीकरणों के संगत या असंगत होने की जांच करना है। तो देख रहे हैं प्रश्न संख्या 10 में प्रश्न संख्या 10 का पहला समीकरण है 4x - 5y 4x - 5y - 12 = 0। ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण दिया है 10y + 20 10y + 20 10y + 20 बराबर देख रहे हैं 8x दिया है। सारे पद लेफ्ट हैंड साइड में लाएं, 8x भी लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -8x + 10y + 20 = 0। इस प्रकार से दूसरा समीकरण बन जाता है। अब यदि इनमें से हम A1/A2 निकालें, A1/A2 देख रहे हैं x का गुणांक पहले समीकरण में 4 है और दूसरे में -8। सरल करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 -1/2। अब हम B1/B2 का मान निकालेंगे। B1/B2 देख रहे हैं B1 का मान -5 और B2 का मान 10 दिया है। सरल करेंगे 5 एकम 5 दूनी 10 -1/2 मिल जाता है। अब हम C1/C2 याद करेंगे। C1/C2 देख रहे हैं अचर पदों का अनुपात -12/20। सरल करेंगे 4 3 12 4 5 20 -3/5 मिल जाता है। तो देख रहे हैं पहले दो अनुपात तो समान हैं, लेकिन तीसरा अनुपात समान नहीं है, क्योंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसलिए समीकरण युग्म समांतर हैं। चूंकि इस प्रश्न में हमको जांच करना था कि रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत हैं। क्योंकि समीकरण युग्म समांतर प्राप्त होते हैं और समांतर से तात्पर्य है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म असंगत कहलाते हैं। तो ये समीकरण युग्म असंगत हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 11 में दिया है क्या रेखाओं 2x + ky = 1 और 3x - 5y = 7 के अद्वितीय हल हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं प्रश्न संख्या 11, जिसका पहला समीकरण है 2x + ky = 1 और दूसरा समीकरण है 3x - 5y = 7। चूँकि समीकरण के अद्वितीय हल हैं, प्रश्नानुसार समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हैं। अद्वितीय हल का प्रतिबंध होता है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2
मान रख देते हैं A1/A2 हमारा 2/3 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 देख रहे हैं K/-5। तो इस प्रकार से K डज नॉट इक्वल टू -5 इधर लाएंगे गुणा में तो -10/3। तो K का मान मिल जाएगा K डज नॉट इक्वल टू -10/3। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब 12वां प्रश्न है, कह रहा है यदि समीकरणों के निकाय का कोई हल नहीं है तो K का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 12 में देख रहे हैं 2 समीकरण दिए हैं। प्रश्न संख्या 12 जिसका पहला समीकरण है kx - 5y बराबर 2, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है 6x + 2y बराबर 7, ये दूसरा समीकरण है। और इसमें कह रहा कोई हल नहीं है तो K का मान ज्ञात करना है। चूंकि कोई हल नहीं है और कोई हल नहीं है इसका मतलब समीकरण युग्म समांतर होंगे, और समांतर होने का प्रतिबंध है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। मान रख देते हैं A1/A2 K/6 इक्वल टू B1/B2 -5/2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 देख रहे हैं 2/7। K का मान निकालना है, इन दोनों में हम तिरछा गुणा कर दें तो K बराबर मिल जाएगा -6×5 30/2, सरल कर लेंगे 15×2 30। तो इस प्रकार से K इक्वल मिल जाएगा -15। तो K बराबर -15 के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, क्या K के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। तो देख रहे हैं प्रश्न संख्या 13 में समीकरण दिया है। पहला समीकरण है 2x + 3y बराबर 4, और दूसरा समीकरण है K + 2x + 6y इक्वल टू 2K + 4। चूँकि प्रश्न में दिया है कि अनंत हल होंगे, चूँकि समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे, इसलिए अनंत हल होने का प्रतिबंध है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यदि इसमें हम मान रख दें तो देख रहे हैं A1 2 दिया है, A2 K + 2 है इक्वल टू B1 3/B2 6 इक्वल टू C1 का मान 4 है C2 2K + 4। तो देख रहे हैं इसमें यदि हम पहले 2 पद लेकर चलें, पहले 2 पद में 3 से 6 कैंसिल कर देंगे, 3 × 1 = 3, 3×2 = 6, और तिरछा गुणा कर देते हैं तो 2 और 2 का गुणनफल 4, 4 बराबर मिल जाएगा K + 2 का 1 से गुणा होगा तो K + 2 पक्षांतर किए तो K बराबर मिल जाएगा 4 - 2 बराबर 2। तो इस प्रकार से K का अभीष्ट मान 2 मिल जाता है। और यदि यहीं पर हम दूसरे और तीसरे को बराबर करते हैं तो 1/2 बराबर मिलेगा 4/2K + 4, तिरछा गुणा कर दें तो 2K + 4 इक्वल टू 4×2 = 8 या 2K बराबर 8 - 4, 8 से 4 घटाएंगे 4 मिलेगा तो K बराबर 4/2, सरल किए 2। इस प्रकार से देख रहे हैं K का मान 2 प्राप्त हो जाता है। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का हल होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया है कि P के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म समांतर रेखाओं को निरूपित करेगा। तो प्रश्न संख्या 14 में दिया है
प्रश्न संख्या 14 में हमारा पहला समीकरण है माइनस एक्स प्लस पी वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण है पी एक्स माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें कह रहा पी के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरण युग्म समांतर रेखाओं को निरूपित करेगा। तो समांतर रेखाएं निरूपित करने का चूंकि दिया है समीकरण युग्म समांतर रेखाओं को निरूपित करता है। इसलिए समांतर रेखाओं को निरूपित करने का प्रतिबंध है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसमें हम मान रख देंगे। A1 देख रहे हैं पहले समीकरण में यक्ष का गुणांक -1 है। पहले समीकरण में हमारा यक्ष का गुणांक -1 दिया है, तो -1/A2। दूसरे में यक्ष का गुणांक P है इक्वल टू B1 देख रहे हैं P है अपान B2 -1 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो -1 अपान -1। इस प्रकार से पहले दो पद यदि हम ले लें और तिरछा गुणा करते हैं तो P इंटू P मिल करके P² इक्वल टू -1 का गुणा करेंगे तो -1 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से P² इक्वल टू 1 या P बराबर +-1, जबकि दूसरे और तीसरे पद को लें तो इससे हमारा मिलेगा -1 देख रहे हैं यहाँ कट करके 1 मिल जाता है, और ये -1 का गुणा करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा P डज नॉट इक्वल टू -1। तो दूसरे और तीसरे इक्वेशन से यहाँ पर देख रहे हैं P इक्वल टू +-1, जबकि इन दोनों समीकरणों से यदि हम हल करें तो P डज नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब P का अभीष्ट मान 1 मिलेगा। P इक्वल टू 1 के लिए दिए हुए समीकरण युग्म समांतर रेखाओं को निरूपित करेगा। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 15वां प्रश्न है, कह रहा निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसी तरह वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो वज्र गुणन विधि इस समय पाठ्यक्रम से हटा दी गई है, फिर भी हल करना आप समझ सकते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 15 में पहले भाग में दिया है पहला समीकरण है x - 3y -3 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण है 3x - 9y -2 इक्वल टू 0। इनमें सबसे पहले हमको जांच करना है कि अद्वितीय हल होगा कि कोई हल नहीं अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो सबसे पहले हम A1/A2 देख रहे हैं 1/3 मिल जाएगा। B1/B2 यदि निकालें तो B1/B2 -3/-9 सरल करेंगे, 3 एकम 3 3 त्रिक 9 1/3 मिल जाता है। अब अगर हम C1/C2 निकालें तो C1/C2 देख रहे हैं -3/-2 माइनस कैंसिल कर दें तो 3/2 मिलता है। क्योंकि पहले दो मान तो समान हैं, चूँकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, जो कि समीकरण युग्मों के समांतर होने का प्रतिबंध है, और इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में दिया है पहला समीकरण है 2x + y इक्वल टू
5 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो सबसे पहले तो हमको जांच करना है कि किस प्रकार के हल होंगे। तो इसमें हम a1/a2 देख रहे हैं 2/3 और b1/b2 यदि निकालें तो b1/b2 1/2 मिलता है। क्योंकि देख रहे हैं दोनों मान समान नहीं हैं, क्योंकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो अगर हम बज्र गुणन विधि समझें तो बज्र गुणन विधि में आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम x अपान इक्वल टू y अपान इक्वल टू, क्योंकि दिए गए समीकरणों में अचर पद हमारा राइट हैंड साइड में है, इसलिए -1 अपान करके लिख लेना है। तो सबसे पहले हम y के गुणांकों से लिखना प्रारंभ करेंगे। तो देख रहे हैं पहले और दूसरे समीकरण में क्रमशः y के जो गुणांक दिए हैं, y के गुणांक क्रमशः 1 और 2 हैं, 1 और 2 लिख लेते हैं। इसके बाद अचर पद 5 और 8 हैं। इसके बाद x के गुणांक 2 और 3 हैं, और इसके बाद फिर हम एक बार प्रारंभ वाले पद को अंत में रिपीट कर देना है। अब यक्ष के अपान लिखना है 1 × 8 माइनस 2 × 5, तो 1 × 8 माइनस 2 × 5, और y के अपान मिलेगा 5 × 3 माइनस 8 × 2, 5 × 3 माइनस 8 × 2, और -1 के अपान मिलेगा 2 × 2 माइनस 3 × 1, सरल कर लेंगे तो x अपान 8 एकम 8 माइनस 10 इक्वल टू y अपान 5 तेई 15 माइनस 8 दूनाई 16 इक्वल टू -1/2 दूनाई 4 माइनस 3 एकम 3। अब इसको यदि हम सरल करें तो सरल करने पर देख रहे हैं x अपान 8 से 10 घटाते हैं -2 इक्वल टू y अपान 15 से 16 घटाएंगे -1, -1/4 से 3 घटाते 1। तो यहाँ पर यदि हम पहले पद को तीसरे पद के बराबर करें तो x अपान -2 इक्वल टू -1, तो इस प्रकार से x इक्वल टू 2 मिल जाता है। और यदि दूसरे पद को हम तीसरे के बराबर लें तो इस प्रकार से y इक्वल टू 1 मिल जाता है। तो ये हल करने की वज्र गुणन विधि होती है। और यदि हम जांच करें कि हमारे प्रश्न का उत्तर सही है अथवा गलत, किसी एक समीकरण में रख दें। देख रहे हैं x बराबर 2 y बराबर 1 मिला है, तो यदि इन मानों को हम पहले समीकरण में रखें, x के स्थान पर 2 और y के स्थान पर 1, तो 2 × 2 4 + 1 5, और यदि यही को दूसरे में रखें तो 3 दूनाई 6 + 2 × 1 2 6 2 8। तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। इसके बाद इसका चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में दिया है, पहला समीकरण है x - 3y - 7 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 3x - 3y - 15 बराबर 0। तो यदि हम a1/a2 निकालें तो देख रहे हैं 1/3, और b1/v2 ज्ञात करेंगे तो -3/-3, माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, 3 से 3 कैंसिल करेंगे, 1 मिल जाता है। तो देख रहे हैं चूँकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा और हम इसको इसी प्रकार से जैसे अभी हमने वज्र गुणन विधि से
x और y के मान निकाला है, इसी प्रकार से इन मानों को निकाल सकते हैं। इसके बाद 16वां प्रश्न है। 16वें प्रश्न में कह रहा a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। प्रश्न संख्या 16 में 16 का फर्स्ट है, 16 का फर्स्ट पार्ट, a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देख रहे हैं पहला समीकरण दिया है 2x + 3y = 7 और दूसरा समीकरण है a - bx + a + by = 3a + b - 2। अब प्रश्नानुसार समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से, चूंकि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसलिए अनेक हल होने का प्रतिबंध है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसी में हम मान रख देंगे। a1 देख रहे हैं 2 है, a2 a - b = b1 देख रहे हैं 3 दिया है, b2 a + b = c1/c2 7/3a + b - 2। अब इसमें हम पहली बार पहले और दूसरे को ले लेंगे, एक समीकरण मिल जाएगा, तिरछा गुणा कर दें तो 2 का गुणा a + b से करेंगे तो 2a + 2b बराबर, और ये -b का 3 से गुणा कर दें तो 3a - 3b, सारे पद एक और कर लें तो 3a - 2a 3a - 2a -3b -2b बराबर 0। सरल करेंगे, 3a से 2a घटाते हैं तो देख रहे हैं 3a से 2a घटाने पर हमारा a मिल जाएगा, -3b -2b मिल करके 5b = 0। ये हमारा पहला समीकरण मिल जाता है। अब यदि यहाँ पर हम दूसरे और तीसरे को बराबर करते हैं, तिरछा गुणा करेंगे, 3 का गुणा 3a + b - 2 से करेंगे तो 3 का गुणा 3a से किए 9a + 3b -3 × 6 बराबर 7a + 7b, सारे पद एक और कर लेते हैं तो 9a - 7a 9a - 7a + 3b -7b -6 बराबर 0। अब 9a से 7a घटाएंगे तो ये हमारा मिल जाएगा 2a, 3b - 7b यानी कि -4b, 6 को पक्षांतर कर दिए बराबर 6 मिल जाएगा। अब इसके बाद इसमें हम देख रहे हैं 2 कामन कर सकते हैं, 2 कामन करके पक्षांतर कर देंगे तो a - 2b और 2 से 6 काट दिए 3, तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। अब यदि हम पहले और दूसरे समीकरण को हल करें तो पहले और दूसरे समीकरण में आप देख रहे हैं दूसरा समीकरण, पहला समीकरण हमारा मिला है a - 5b बराबर 0, ये पहला समीकरण है। दोनों को यदि दूसरे से पहला घटा दें क्योंकि a का गुणांक समान है तो इस प्रकार से हमारा a कैंसिल हो जाएगा। 5b से 2b घटाते हैं 3b बराबर 3, तो इस प्रकार से हमारा b बराबर मिल जाएगा 3b बराबर 3, तो b बराबर 3/3 अर्थात 1 हो जाएगा। इस b के मान को हम समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में अगर देखें तो a - 5b बराबर 0 है, a - 5b b के स्थान पर 1 रख लेंगे बराबर 0। इस प्रकार से a बराबर 5 मिल जाता है, तो यही अभीष्ट a और b के मान होंगे। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट में दिया है क्या के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। देख रहे हैं यूपी 2020 ABB 22 HI सेट में आया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 16 का सेकंड
पहला समीकरण है 3x प्लस वाई बराबर 1, 3x प्लस वाई बराबर 1, और दूसरा समीकरण है 2k माइनस 1x, 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1, k माइनस 1 वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। आप प्रश्न चूँकि कहता है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, क्योंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। मान रख देते हैं a1 देख रहे हैं 3 दिया है, अपान a2 2k माइनस 1 इक्वल टू b1 अपान b2 1 बटे, और b2 हमारा है k माइनस 1 इक्वल टू c1 अपान c2 1 बटे 2k प्लस 1। अब इसको हम सरल करते हैं, इन पहला और दूसरा पद लेते हैं, तो पहले और दूसरे पद में हम देख रहे हैं फिर से गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1, या 3k माइनस 2k, 3k माइनस 2k बराबर मिलेगा -3 पक्षांतर किए प्लस 3 माइनस 1, 3k से 2k घटाते हैं तो ये हमारा k मिल जाएगा, k इक्वल टू 3 से 1 घटाएंगे 2, तो k बराबर 2 के लिए देख रहे हैं, इससे k बराबर हमारा 2 मान प्राप्त होता है। और यदि यहाँ पर हम दूसरा और तीसरा लें, अंश समान है और हर डज नॉट इक्वल टू करेंगे, इससे k डज नॉट इक्वल टू -2 मिलेगा, यानी k बराबर 2 के लिए निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका अंतिम प्रश्न, 17वां प्रश्न। 17वें में कह रहा निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो देख रहे दिया है आसान से समीकरण है 8x प्लस 5y बराबर 9, और दूसरा है 3x प्लस 2y बराबर 4। इन दोनों समीकरणों को एक तो आपको कह रहा बीजगुणन विधि से और दूसरा प्रतिस्थापन विधि से, दोनों में से हल कर लेना है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।